ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत किसे कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए वर्नर जो है वो एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्यों महान थे? तो ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये सिद्धांत जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले दिया गया था, ठीक है। ये जो सिद्धांत दिया गया था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई ही नहीं थी, उससे पहले ये सिद्धांत दे दिया गया था। और इस सिद्धांत में ये बताने की कोशिश किया गया था कि उप जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उप सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो कैसे बंध बनाते हैं और उनके गुण जो है वो कैसे होंगे, ठीक है। उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए दिए थे। तो मतलब कह सकते हैं मार्वलस डिस्कवरी थी, ठीक है। तो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं। हालांकि ये जो थ्योरी है वो बहुत दिन नहीं चली, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ना हो और आप बंधों के बारे में बताते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये मार्वलस एक डिस्कवरी थी, उसके बारे में बात करेंगे, और जो कि बहुत ही आपका इजी चैप्टर है, ठीक है, और टॉपिक है, और इसको हम लोग कवर करेंगे पूरा। जो है इसकी सीमाएं, लिमिटेशन क्या था और इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या थे। तो बने रहिए इस चैनल पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वर्नर का सिद्धांत। तो वर्नर का सिद्धांत क्या था? तो हम कह सकते हैं कि अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 में उप सहसंयोजक यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्नर का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनेंगे। सन 1892 में अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अब वर्नर का सिद्धांत जो है उसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो पहला जो मेन पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि जो है आप इसको बैठ करके जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो आराम से बैठ करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को हम अच्छे से समझते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु यानी मेन पॉइंट क्या थे? तो अगर हम बात करें तो उप सहसंयोजक यौगिकों में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है यानी सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, वो दो प्रकार की संयोजकता यानी वैलेंसी प्रदर्शित करता है, ठीक है। दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिसे क्रम से प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूं। केंद्रीय धातु परमाणु यानी उप सहसंयोजक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक है आपका प्राथमिक संयोजकता, दूसरा होता है आपका द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। एक बार लेक्चर आसानी से सुन लेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको वर्नर का सिद्धांत जो है छूट जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से समझ में आएगा और हर एग्जाम में आप कवर कर लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो पहला पॉइंट ये कहा कि भाई हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है, और वो केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगा, जिसको एक को हम कहेंगे प्राथमिक संयोजकता और दूसरे को कहेंगे भाई द्वितीयक संयोजकता। जो कह रहा चलो ठीक है, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता। तो कह रहा अच्छा प्राथमिक संयोजकता को कैसे पहचानोगे? तो कह रहा कि प्राथमिक संयोजकता जो है वह ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होता है, ठीक है। किसके द्वारा? ऋणायनों के द्वारा। यानी प्राथमिक संयोजकता को कौन बैलेंस करेगा? तो कहेंगे प्राथमिक संयोजकता को ऋणायन जो होंगे यानी ऋण आवेशित जो परमाणु होंगे या समूह होगा, जो ऋणायन होगा वही संतुष्ट कर देगा। तो कह रहा अगर ठीक है, तो अगर हम कहेंगे जो समूह है वो ऋण से जुड़ा हुआ है, तो धातु परमाणु पर क्या आएगा? तो कहेंगे प्लस आएगा। तो जब धातु परमाणु पर यानी केंद्रीय धातु परमाणु पर जब प्लस आ जाएगा तो आवेश हो गया। तो उस आवेश को क्या कहते हैं? तो कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। पहले बात एक एक को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो कह रहा है जो प्राथमिक संयोजकता है वो तो माइनस है, इसका मतलब उसकी वजह से कार्बन यानी धातु पर क्या आएगा? तो कहेंगे प्लस आएगा। और धातु पर प्लस जब आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी किसी भी परमाणु पर यानी धातु परमाणु पर उपस्थित आवेशों की जो संख्या होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। और किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो कह रहा है माइनस से जुड़ा हुआ। यानी जो ऋणावेशित यानी केंद्रीय धातु परमाणु की जो प्राथमिक जो संयोजकता होती है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी। किसके? केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बात कर रहा है अच्छा ठीक है, अब इसको दर्शाएंगे कैसे? कैसे रिप्रेजेंट करें? कह रहा है इसको हम क्या करेंगे? डॉटेड यानी बिंदुदार यानी बिंदु रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा? बिंदु रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा गया?
प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती हैं। यह केंद्रीय धातु प्रमाण की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है, या कहेंगे कि यह केंद्रीय धातु प्रमाण की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसे धातु तथा ऋणायन यानी जो धातु प्रमाण होगा और ऋणायन के मध्य बिंदु रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अभी संरचना जब पढ़ेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा द्वितीयक संयोजकता क्या होती है भाई, तो कह रहा द्वितीयक प्राथमिक तो हमें समझ में आ गया, कह रहा द्वितीयक बता दो। कह रहा द्वितीयक जो संयोजकता होती है वह लिगेंडों के द्वारा क्या होगी, संतुष्ट होगी। अब सोचिए जरा कि लिगेंड जो है वो क्या करेगा, उपसंयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, कौन सा बंध बनाएगा, कह रहा उपसंयोजक बंध बनाएगा, और जितना उपसंयोजक बंध बनाता है उसी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं समन्वय संख्या। क्या कहते हैं हम, समन्वय संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक जो संयोजकता है वह कह रहा है लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होता है, और लिगेंड क्या बनाएगा, उपसंयोजक बंध बनाएगा, और उसी को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या के क्या होगा, ये बराबर होगा। तो वही लिखा गया, कुछ है नहीं इसमें। देखिए कह रहा द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होती हैं, यह धातु की यानी केंद्रीय धातु प्रमाण की समन्वय संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, समन्वय संख्या यानी उपसंयोजक संख्या के बराबर होती है। क्लियर, अच्छा ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसे कैसे दिखाओगे भाई, प्रदर्शित कैसे करोगे, तो कह रहा एक गहरी रेखा के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में हमें डीप में आ जाएगा। सॉरी, अब देखिए कह रहा गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, अब कह रहा है कि प्राथमिक जो संयोजकता होता है वो जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, यानी आयोनाइजेबल होता है, टूट जाता है। तो आयनित होगा तो आयनों में टूट जाएगा। भाई आयनित क्यों हो रहा है, कह रहा केंद्रीय धातु प्रमाण जो है वो क्या कर रहा है, केंद्रीय धातु प्रमाण का जो प्राथमिक संयोजकता है वो कह रहा ऋणायनों के द्वारा बना हुआ। किसके द्वारा, ऋणायनों के द्वारा। जैसे मान लिया हम ऋणायन ले लें कि Cl है, क्या है, Cl है, तो Cl ये क्या होगा, माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो प्लस और माइनस है यानी ये आयनिक बंध बना रहा है। कौन सा बंध बना रहा है, आयनिक बंध बना रहा है। और आपको पता है कि भाई आयनिक यौगिक है, अगर उसे जल में घोल लोगे तो टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो आयनित हो जाएगा। तो ही तो कह रहा है कि आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता। तो प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो आयनिक बंध बनाता है, जिसके कारण जब जल में घोलोगे ना तो वो टूट जाएगा यानी आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, आयनित हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई द्वितीयक संयोजकता क्या होगी, तो कह रहा है द्वितीयक संयोजकता अनआयनित होता है यानी नॉन आयोनाइजेबल होता है, यानी हम इसे तोड़ नहीं सकते। भाई क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यह उपसंयोजक बंध बना लेता है, यानी इसके ऑर्बिटल यानी केंद्रीय धातु प्रमाण के जो ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, वो ओवरलैप कर लेते हैं, अद्व्यापन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये आयोनाइज नहीं होता है यानी अनआयनित होता है। क्या होता है, अनआयनित होता है, आयनों में ये नहीं टूटता है। क्लियर, अब कह रहा है अगला पॉइंट भाई क्या होगा, कह रहा प्राथमिक संयोजकता जो है वो आदैशिक होता है। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है, आदैशिक होती है। अब इसको कैसे समझेंगे कि आदैशिक होती है, तो देखिए मतलब होता है नहीं, दैशिक मतलब दिशा। तो ये आदैशिक क्यों होती है, इसको समझना। देखिए पॉइंट को समझिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि ये आदैशिक होती है, आदैशिक मतलब जिसकी कोई दिशा ना हो। तो आपको पता है कि ये ऋणायन है और ये आयनिक बंध है, तो आयनिक बंध की कोई जो है निश्चित संरचना नहीं होती है, यह पता है। क्यों, क्योंकि जो केंद्रीय धातु परमाणु है मेटल, वो तो गोलाकार होगा और इस पर धन आवेश रहेगा। मेटल पे क्या होगा, धन आवेश रहेगा, तभी रीढ़ जुड़ेगा। तो इस पर जो धनावेश होता है वो पूर्ण रूप से सभी क्या होगा, चारों तरफ से समान होता है। जैसे मान लीजिए गेंद है और गेंद पर क्या होगा, ऋण आवेश जो होगा वो चारों तरफ से घिरा होगा, ऋण आवेश चारों तरफ से फैला होगा। सॉरी, केंद्रीय धातु परमाणु को हमने गेंद मान लिया और गेंद पर क्या है आपका पूरा चारों तरफ से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन धन आयन यानी प्लस आवेश घिरा हुआ है, फैला हुआ है। अब कह रहा है भाई Cl को जोड़ो, तो Cl को इधर से भी जोड़ सकते हो, इधर से भी जोड़ो, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्यों, क्योंकि कह रहा है पूरे जगह पे फैला हुआ प्लस, ठीक है, समान रूप से। तो चाहे यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, कहीं से भी Cl को आप जोड़ सकते हैं, यानी इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होगी। क्लियर, तो प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, आदैशिक होता है। क्या होता है, आदैशिक होता है। अब कह रहा है जबकि भाई द्वितीयक संयोजकता कह रहा है दैशिक होता है। द्वितीयक संयोजकता क्या होता है, दैशिक होता है। तो दैशिक क्यों होता है भाई, कह देंगे कि दैशिक इसलिए होता है क्योंकि यह उपसंयोजक बंध बनाएगा
और उपसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, तो हम जानते हैं कि ऑर्बिटलों का अद्व्यापन होना जरूरी है। तो ऑर्बिटल जो है अद्व्यापन कैसे करेंगे, तो देखिए ये मान लीजिए ऑर्बिटल है, क्या है, केंद्रीय धातु का ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो यानी ये Cl माइनस है, तो Cl माइनस का भी अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का क्या होगा, ये ऑर्बिटल होगा यानी कक्षक होगा, और ये Cl माइनस का भी क्या होगा, कक्षक होगा। जब ये एक दूसरे के समान आएंगे, 180 पे आएंगे तो अद्व्यापन करेंगे, और अद्व्यापन करेंगे तो ये बंध बनाएंगे। इसलिए जब तक इस दिशा में नहीं आएंगे, अब मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु का ऑर्बिटल ऐसा रहा होगा, कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, और आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो ऐसे कि हम Cl को ऐसे जोड़ेंगे तो ये कभी नहीं जुड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसीलिए हम पढ़े होंगे कक्षा 11 में लीनियर यानी रेखीय संयोजन, परमाणु ऑर्बिटल यानी परमाणु ऑर्बिटलों का रेखीय संयोजन आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें बताया गया होगा कि 180 पे आना चाहिए। लेकिन ये सोचिए एक इतनी बड़ी मार्वलस डिस्कवरी थी कि भाई ऑर्बिटल का तो पता नहीं, इलेक्ट्रॉनों का पता नहीं, और बंध बनवा दिए। तो जो वो पूर्वानुमान लगाए थे कौन, वर्नर ने इलेक्ट्रॉन की खोज ही, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। वर्नर ने कहा भाई ऑर्बिटल जो होंगे ना वो ऐसे आकर के अद्व्यापन करेंगे जिसकी वजह से द्वितीय संयोजकता कैसी हो जाएगी, दैशिक हो जाएगी, यानी दिशा पर निर्भर करेगी। सोच सकते हो कितनी बड़ी महान कह सकते हो ये डिस्कवरी रही होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आपका बस इतना ही इसमें था, क्या, वर्नर का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो वर्नर का सिद्धांत जो था वो थोड़ा सा लिमिटेड था, यानी लिमिटेड था। अब लिमिटेड में क्या है, कह रहा है ये कुछ ही यौगिकों यानी कोबाल्ट ले लिए, यानी कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का क्या किए, मिश्रण ले लिए थे, और उसी का उपसंयोजक बंध बनाए थे, यौगिक बनाए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसी से एक्सप्लेन करने की ये कोशिश किए थे, ठीक है। तो देखिए क्या कहे थे कि पहला जो यौगिक इन्होंने, अब कहेगा परमाणु बताइए। तो वर्नर के सिद्धांत का जो परमाणु है, ठीक है, उसको स्पष्ट करने के लिए पहला क्या कि एग्जाम्पल दिया गया। तो उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे सॉरी, कह रहा CO है, Cl3 है, और इंटू 6NaS3 है। क्लियर? जब इसे क्या करते हैं, रिएक्शन कराया गया, किससे, क्या कि सिल्वर नाइट्रेट से, NO3 के साथ, किसके साथ, AgNO3 के साथ क्रिया कराया गया। तो इसके कुल 3 मोल क्रिया कर लिए। कितने मोल? 3 मोल। अब 3 मोल क्रिया किए तो इसका 3 Cl जो था, यानी 3 जो Cl था वो Ag प्लस के साथ क्रिया कर लिया, और क्या बना लिया भाई, AgCl। ध्यान दीजिए, Ag जो प्लस था उस 3 Cl के साथ क्या कर लिया, क्रिया कर लिया। तो क्या बना लिया, AgCl 3 मोल बना लिया, और ये सफेद अवक्षेप के रूप में अलग हो गया। अब ये जो बचा, तो कह रहा इसका क्या हुआ होगा, तो कह रहा है देखिए इसमें क्या हुआ होगा कि ये जो N है, NH3 है, वो क्रिया नहीं किया, यानी यही NH3 जो है ये क्या किया होगा, द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित किया होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि भाई प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाता है, यानी टूट जाता है। जब टूटेगा तो Cl माइनस बाहर हो जाएगा, और जब Cl माइनस बाहर हो जाएगा तो Ag से क्रिया कर लेगा। तो इसको अगर देखेंगे तो CONH3 का होल 6 लिखेंगे, और इस पर कितना आवेश आ जाएगा, तो कहेंगे कि ये जो है इस पर हो जाएगा 3 प्लस, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3Cl माइनस, क्या निकल जाएगा, 3Cl माइनस। अब वही 3Cl माइनस आप या तो इस रूप में लिखिए या तो इस रूप में लिखिए। क्लियर? तो यहाँ हो गया। अब इससे क्या समझ में आएगा भाई, इससे ये समझ में आया कि यहाँ पर NH3 जो है वो तो आयनित नहीं हुआ, यानी ये द्वितीय संयोजकता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और Cl आयनित हो गया तो ये प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। अब इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको लिखेंगे। देखिए कोबाल्ट लिखे ना ऐसे, कोबाल्ट। अब यहाँ क्या है, NH3 है, तो कह रहा है कि देखिए अब इसमें जो कोबाल्ट होगा या कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, वो कहे थे कि समन्वय जो संख्या होती है हर तत्वों की निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है। तो कोबाल्ट कहीं भी रहेगा उपसंयोजक यौगिक में तो वह 6 बंध बनाएगा। कितना? उपसंयोजक बंध कितना बनाएगा, 6। तो कह रहा है कि NH3 जो है वो कौन सा है, द्वितीयक संयोजकता दिखाएगा। और कहा गया कि द्वितीयक संयोजकता को भाई किससे दर्शाओगे, तो कह रहा है गहरी रेखा के द्वारा दर्शा देंगे। किसे? गहरी। तो पहले 6 गहरी रेखा हम बना लेते हैं ऐसे। कितना रेखा? कह रहा 6 गहरी रेखा बना लेते हैं। तो ये हमने 6 गहरी रेखा बना लिया। अब ये क्या है, अमोनिया यहाँ लगा दिया गया कि ये हो गया NH3, और ये हो गया NH3, और ये हो गया आपका NH3, और ये हो गया आपका
NH3। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन से लिखेंगे, हाइड्रोजन से नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एकांकी मिलिटन नाइट्रोजन का होता है, इसलिए हम नाइट्रोजन दिखाएंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा? NH3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? NH3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका द्वितीयक संयोजकता। तो अमोनिया जो है वो क्या दिखा रहा है भाई? द्वितीयक संयोजकता दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? द्वितीयक संयोजकता दिखा रहा है। देखिए अगर कोशिश करिएगा, देखिए अगर चैनल बीच में ऑफ हो रहा है तो क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ठीक है, तो मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करता हूं तो उसमें क्या होता है कभी कभी वो छोड़ देता है, कैच नहीं करता है, तो आप दोबारा रिकनेक्ट करेंगे तो चैनल पे दोबारा आ जाएंगे और मैं फिर से शुरू कर दूंगा अगर बीच में कटता है तो, नहीं तो कंटिन्यू बने रहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? अमोनिया 1 2 3 4 5 है। अब ये क्या दिखाएगा? 6 है। अब ये क्या करेगा? ये कह रहा है भाई द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। क्या दिखाएगा? द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखिए, अब ये हो गया। अब कह रहा है जो Cl है ना, ये आयनित हुआ, वो कैसा रहा होगा भाई? तो कह रहा है ये तो आयनित हो गया, यानी यह प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा, और प्राथमिक संयोजकता को एक बिंदु रेखा के द्वारा यानी डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करोगे आप? यहाँ पर Cl लिखोगे तो ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई Cl, और उसके बाद क्या करोगे? एक Cl आप यहाँ लगा सकते हो। अब कोई निश्चित नहीं है, आप चाहे जहाँ इसके बीच में लगाओ, इसके बीच में, जैसा कोई, अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ मैंने बनाया है वैसे बनाएंगे, नहीं। कह रहा भाई इसकी कोई दिशा ही नहीं है तो चाहे जहाँ से बनाओ, चाहे यहाँ से बना लो, यहाँ से बनाओ, लेकिन बशर्ते बीच में ये CO से बंद बनाना चाहिए, नहीं तो पता चले दूसरे बना के बैठ जाओ, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? Cl हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? Cl हो जाएगा, और यह जो है आपका प्राथमिक संयोजकता है। क्या है? प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर हुआ? फिर से अब देखिए, इसको लिख लिए ना, अब डिफाइन करिए क्या कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला बिंदु जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता जो होता है ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होता है। देखिए Cl- के द्वारा संतुष्ट हो रहा है, तो प्राथमिक संयोजकता जो है वो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होता है, और इसकी जो संख्या होती है वह केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आक्सीकरण या केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। और यह क्या होती है? तो प्राथमिक संयोजकता जो होती है वह आयनित होती है और वो आदैशिक होती है। एक साथ लिख सकते हो, प्राथमिक जो संयोजकता है वो आयनित होती है, इसीलिए क्या होती है? वो आदैशिक होती है। क्लियर हुआ? दूसरा क्या पूछेगा कि जो द्वितीयक संयोजकता है वह, द्वितीय संयोजकता जो है वह लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा? लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होगी। इसका मतलब उपसंयोजक बंध बनाएगा, और उपसंयोजक बंध बनाएगा तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यह समन्वय संख्या के बराबर होता है। तो द्वितीय संयोजकता समन्वय संख्या के बराबर होता है, और इसे गहरी रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यह अनआयनित होता है, और यह दैशिक होता है। क्या होता है? दैशिक होता है, उड़ा दिए गए, ठीक है। बस यही था वर्नर का सिद्धांत, और कुछ इसमें नहीं है। अब ये जो होता है ये बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? ये ध्यान में रखेंगे, वायलेट कलर का होगा, नहीं बैगनी रंग का होता है, ठीक है। अब इसमें और भाई क्या आ सकता है? अब इसमें आ सकता है और भी क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसे दे देगा कि हमारे पास ये सूत्र का यौगिक है और 3 मोल AgNO3 से क्रिया कराते हैं, तो इसमें प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी और द्वितीय संयोजकता कितनी होगी, ये पूछा जा सकता है। तो जितना AgNO3 से क्रिया करेगा उतना ही उसकी क्या होगी? प्राथमिक संयोजकता होगी, और जो कोष्टक में लिखेंगे वो उसकी द्वितीय संयोजकता हो जाएगी। अब क्या पूछेगा? ऐसा पूछेगा चालकता बताइए, यानी इसकी चालकता बताइए। तो ये नहीं देगा, ये देगा ये यहाँ पर। तो कह रहा भाई चालकता बताइए। तो चालकता किस पे निर्भर करता है? आयनों की संख्या पर। किस पे? आयनों की संख्या। तो यहाँ आयनों की संख्या कितनी है भाई? 3 है। देखिए 3 Cl- है ना, तो 3 हो गया, और ये पूरा एक ही है, भले 3 आवेश है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस पर क्या कहोगे? तो हम कहेंगे इसका एक ही है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, ठीक। तो इसका 1 हो गया और 3, इसका 3 1 4, यानी इसमें आयनों की संख्या कितनी है? 4 है। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि अब दूसरा एग्जाम्पल ये दिए कि अगर हमारे पास क्या है? COCl3 है, और हमने फिर उन्होंने क्या किया? 5 NH3 के साथ रिएक्शन, यानी कितने? 5 अमोनिया के अणुओं को ले लिया। अब उसके बाद जब ये AgNO3 से भाई क्रिया कराए ना, AgNO3 के साथ जब क्रिया कराए तो भाई पता चला कि 2 ही मोल क्रिया कर रहा है। कितना मोल?
2 ही मोल क्रिया कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब 2 मोल क्रिया करेगा तो 2 ही Cl बाहर निकलेगा। क्लियर? तो इससे मतलब क्या हो गया कि CO जो है ना और EnEH3 हो गया। देखिए कितना है तो कहेंगे 5 है, तो 5 ये हो गया। अब एक Cl बच जाएगा तो एक Cl को कोष्टक में लिख देंगे। क्लियर? और यहां पर 2 Cl जो होंगे वो आयनित हो जाएंगे, तो 2 Cl यहां माइनस निकल जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस। ठीक है फिर से समझिए, जब हम क्या करते हैं COCl3 है और 5 NH3 है और उसके बाद जब 2 मोल AgNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये 2 मोल AgNO3 से क्रिया करता है और 2 मोल AgCl निकाल देता है। तो इसका मतलब क्या है, एक Cl आयनित नहीं हुआ और जो Cl आयनित नहीं होगा वह द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो Cl है ना ये क्या करता है, द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करने लगता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब संरचना बनाएंगे इसके वाले का, यानी ये जो है इसको कैसे बनाया गया संरचना, तो इसको ये कहा गया भाई देखो यहां पर हो गया आपका कोबाल्ट। अब द्वितीय संयोजकता है तो इसका मतलब क्या, समन्वय संख्या भाई इसका 6 है तो 6 बंध बनाएगा ही बनाएगा। और यहां पर क्या है भाई, तो कह रहा अमोनिया है 5, तो कहेगा अमोनिया, तो हमने लगा दिया 5। क्लियर? तो 5 अमोनिया हमने यहां लिख दिया ऐसे। क्लियर? अब एक Cl बच गया, क्या हुआ, एक Cl यहां देखिए, एक Cl क्या हुआ, आयनित नहीं हुआ था, वो भी क्या करेंगे, द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित कर देगा। क्लियर हुआ? अब कह रहा है भाई जो आयनित हो गया, जो आयनित हो गया इसका मतलब वो प्राथमिक होगा और उसे हम कैसे दिखाएंगे, तो कह रहा उसे हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो ये हो गया Cl और यहां दिखा दिया अब Cl ऐसे, या कहीं दिखा सकते हैं, सीधा भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहा इसका क्या होगा भाई, ये तो माइनस वाला है ना, और माइनस जानते हैं कि प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो Cl है ये प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। प्राथमिक के साथ साथ क्या करता है, द्वितीयक संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक तो कम से कम करिए। ठीक है, तो यहां कह रहा है ये जो Cl होगा ये प्राथमिक क्या है, प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, और प्लस द्वितीयक संयोजकता, कौन सा, द्वितीयक संयोजकता, दोनों को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, दोनों को प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ? और ये जो दोनों Cl हैं वो केवल प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे और ये जो NH3 हैं ये क्या करेंगे, द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें आयनों की संख्या कितनी हो गई, तो हम कहेंगे 2 ये है और प्लस 1 है, तो 2 1 3। तो पहले वाले में कितने थी, तो कहेंगे 4 था, इसमें कितना हो गया भाई 3 हो गया। तो आयनों की संख्या घटेगी तो चालकता भी घट जाएगी, चालकता भी क्या हो गया, घट जाएगा। अब इसको क्या कहा गया था, तो इसको ये इसका जो रंग होता है वो देखेंगे, सॉरी इसका रंग जो होता है ये बैंगनी होता है और पहले वाला का जो रंग था वो पीला होता है, उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे। तो ये जो था आपका, वो पहले वाला जो था आपका COCl3 जो है वो 6NH3 के साथ था, तो ये पीले रंग का था और ये जो है आपका बैगनी रंग का क्रिस्टल बना था। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि अच्छा ठीक है अब दूसरा कराते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि एक और यौगिक बनाया था, उस यौगिक का फार्मूला क्या था, तो ये क्या किए थे, COCl3 ही रखे थे, लेकिन अमोनिया को इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब अमोनिया की संख्या वहां पर 5 थी, अब इन्होंने 4 ही लगाया। कितना था, 4, एक एक कम करते जाएंगे, पहले कितना था 6, फिर क्या बचा 5, अब क्या हो जाएगा 4, तो हमने 4 ले लिया। अब जब 4 से ले लिए तो सिंपल सा बात है भाई, ये 6 दिखाएगा तो 6 हमें बनाना ही है, तो CO ले लिए और NH3 का होल 4 ले लिए, 4 हो गया और 2 Cl से मिल जाएगा, तो 4 2 6। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही Cl तो बाहर जाएगा, एक ही Cl से बाहर जाएगा, तो Cl माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि जब इस यौगिक को, ये जो होता है अगर इसको देखा जाए ना तो ये हरे रंग का होता है, कैसा होता है, हरे रंग का होता है। जब इसको क्रिया कराया गया, यानी हरे रंग के संकुल को जब AgNO3 के साथ क्रिया कराया गया तो पता चला भाई एक ही मोल क्रिया कर रहा है, इसका मतलब एक ही Cl बाहर निकला होगा, AgCl बनाया होगा। क्लियर? तो इस केस में अगर बात करें तो इसमें जो ये दोनों Cl है वो सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता के साथ साथ प्राथमिक संयोजकता को भी प्रदर्शित करेंगे,
और ये जो सीएल है वो केवल प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। क्लियर। चलिए अब इसको बनाते हैं। जैसे CO है और इसके क्या है, समन्वय संख्या कहेंगे कितना होता है 6, तो 6 लिख लेंगे भाई, NH3 लिखेंगे और यहाँ पर क्या है NH3 और यहाँ हो जाएगा NH3 और यहाँ हो गया NH3। लेकिन कह रहा है अमोनिया तो हमारे पास 4 ही हैं, तो कितना Cl हो गया 2 हो गया, तो 2 Cl यहाँ ऐसे लिख लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब कहे चलो ठीक है 6 बनाता है तो 6 हमने बना लिया, लेकिन Cl तो हमने देखो बेईमानी नहीं करना है। देखो ये Cl कह रहा है कि जो ऋणायन यानी प्राथमिक संयोजकता जो है वो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होता है, यानी ये भी तो Cl माइनस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राथमिक संयोजकता को भी प्रदर्शित करना चाहिए। तो कह रहा हाँ करेगा, तो करेगा तो इसका मतलब क्या है, अब इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे ऐसे, किसके डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। उसके बाद इसको भी क्या करेंगे देखेंगे, तो ये भी डॉटेड लाइन से आप लिखेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों Cl हैं ये द्वितीयक संयोजकता के साथ साथ प्राथमिक संयोजकता भी प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बचा भाई एक Cl, तो एक Cl क्या हो गया आयनित हो गया ना, मतलब AgCl बना लिया, तो इसका मतलब ये जो होगा ये प्राथमिक संयोजकता को भी प्रदर्शित करेगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर अगर देखा जाए ये हो गया इसकी संरचना। अब कह रहा है कि अच्छा ठीक है अब इसका जो है वो बता दो, क्या कह रहे हो भाई चालकता बता दो। तो कह रहा है आयनों की संख्या गिन लो, तो देखो एक Cl है तो इस पर एक प्लस आएगा, तो कह रहा है एक ये है और एक है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, तो आयनों की संख्या कितनी हो गई 2। तो आयनों की संख्या फिर घट गई, तो पहले वाले में कितना था भाई 4 था, दूसरे वाले में कितना था 2, तीसरे वाले में कितना 3, तो इसका मतलब क्या सॉरी पहले वाले में 4 था, दूसरे वाले में 3 था और इस वाले में कितना है 2 है, तो 4 था 3 था और 2 था, तो आयनों की संख्या क्या हो गई घट गई। तो जो आयनों की संख्या घटेगी तो चालकता भी घटेगा। क्लियर। अब देखिए एक और यौगिक के लिए यानी चौथा जब इन्होंने उपसहसंयोजक यौगिक बनाया उसमें क्या परिवर्तन किया भाई, तो कहे ये जो COCl3 है ना यहाँ पर हम खाली 3 अमोनिया के अणु लेंगे तब क्या होगा, तब भाई ये देखे कि ये 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो CO हो गया और NH3 का होल थराइस हो गया और Cl3 हो गया। क्यों कह रहा भाई 6 तो बनाएगा ही समन्वय संख्या, तो 3 इसका 3 इसका 3 3 6 हो गया। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये लिख दिए थे, नहीं, जब ये AgNO3 के साथ भाई क्रिया कराए तो AgNO3 कोई क्रिया कर ही नहीं रहा था, यानी एक भी मोल के साथ क्रिया नहीं किया, और जब एक ही मोल के साथ क्रिया नहीं किया तो ये समझ गए कि भाई इसमें जो Cl है ना वो आयनित नहीं हो रहा है, आयनों में नहीं टूट रहा है, और जब आयनों में नहीं टूटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करने वाला नहीं है। यानी इसमें जो Cl है वो दोनों प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, और ठीक है यानी प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको कैसे दिखेंगे, जैसे CO है, अब ये तो 6 समन्वय संख्या बनाएगा तो ये हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लगाओगे NH3, यहाँ हो गया आपका NH3, यहाँ हो गया आपका NH3। अब कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपका Cl हो गया, 3 Cl है 3 Cl हो गया। कहा गया कि भाई ऋणात्मक है तो प्राथमिक संयोजकता दिखाएगा, तो इसको डॉटेड से दिखाएंगे, प्राथमिक संयोजकता को किसको डॉटेड से, और द्वितीय संयोजकता को कह रहा गहरी रेखा से। ठीक है, तो ये जो तीनों Cl हैं ये क्या करेंगे, ये जो है ये द्वितीयक के साथ साथ प्राथमिक संयोजकता दोनों प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हो गया। अब ये हो गया। अब इसका जो रंग था ना ये भी बैगनी ही था, कैसा था बैगनी था, और जब भाई AgNO3 से क्रिया किया तो बैगनी ही रह गया। क्यों, क्योंकि क्रिया नहीं कर रहा था। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यहां पर ये ध्यान में रखना है, और यहां पर आयनों की संख्या कितनी हो गई 0, यानी यह जो अणु होगा वो विद्युत का क्या हो जाएगा कुचालक हो जाएगा, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है इसमें आयनों की संख्या पूछ ले या चालकता भी पूछा जा सकता है। अब ये तो हो गया भाई वर्नर का सिद्धांत। अब वर्नर के सिद्धांत की भाई कमियां क्या थी, लिमिटेशन क्या था, ड्रॉबैक क्या था, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसका एक कमी ये है कि देखो इसमें पहली बात तो जब ये थ्योरी दी गई थी तो इलेक्ट्रॉन की तो खोज ही नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं था तो ये कहाँ ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि इसके जो लिमिटेशन में यानी कमियों में लिखना होगा, तो क्या लिखोगे कि
वर्नर का सिद्धांत केवल कुछ ही यौगिकों पर लागू होता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो पहला लिख लेंगे उपसहसंयोजक यानी वर्नर के सिद्धांत की कमियां। हेडिंग डालिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप नोट करते हुए चले जाएंगे। वर्नर के सिद्धांत की कमियां, तो वर्नर के सिद्धांत की कमियां निम्नलिखित हैं। नंबर एक नंबर एक क्या है, वर्नर के सिद्धांत की कमियां लिमिटेशन क्या था। तो पहला बात, यह केवल कुछ ही यौगिकों पर लागू हो रहा था। क्लियर। उसके बाद यह सिद्धांत अब देखिए, अब ये जो संरचना हमने बनाया उसमें ना तो हमने अष्टफलकीय लिखा, ना तो चतुष्फलकीय लिखा, ना तो वर्गाकार लिखा, ना तो कोई संरचना, हमने कोई संरचना ही नहीं लिख पाया। इसका मतलब क्या था कि यह जो सिद्धांत है यह ज्यामितीय संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। तो कह सकते हैं यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या करने में असफल रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, असफल रहा। उसके बाद अगर देखा जाए तो और भी क्या कमियां हो सकती हैं। तो पहली बात तो है कि ये ना तो रंग को बता सका, ना तो चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सका। तो तीसरा लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत उपसहसंयोजक के रंगों तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में असफल रहा। क्लियर हुआ। तो इसका तीन लिमिटेशन आप लिख सकते हैं कि वर्नर का सिद्धांत में क्या था। वर्नर का सिद्धांत तो ये नहीं बता पाया कि इसकी ज्यामितीय व्यवस्था कैसी होगी, यानी चतुष्फलकीय होगी, अष्टफलकीय होगी, कैसी होगी, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। उसके बाद देखें तो यह जो सिद्धांत था, ठीक है, वह उपसहसंयोजक यौगिकों, ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, यानी ज्यामितीय व्यवस्था, उपसहसंयोजक की लिखना था यहां पर, ज्यामितीय व्यवस्था की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, तो यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामितीय व्यवस्था की व्याख्या करने में असफल रहा। क्लियर। उसके बाद तीसरा लिखेंगे कि यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिकों के रंगों तथा उसके चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण क्या होंगे, तो कहेगा कि ये अनुचुंबकीय है या परत चुंबकीय है, इन सब की व्याख्या करने में असफल रहा। क्लियर। ये तीन मेन इसके क्या थे, दोष थे, कमियां थी। अब कह रहा अच्छा इसको दूर करना है भाई, तो क्या करेंगे, तो कह रहा अच्छा दूसरा सिद्धांत लेके आते हैं, वो है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे, अगला जो मेन हेडिंग है उसको लिखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहां